Okay, now look at this. This is our today's topic. It's a neoplasia. Neo means new, plasia means growth. Plasia comes from plastic, you see that is. Plastic word actually is derived from plasia, growth. So it is a new growth. New growth means it is actually growth of the tissue. You say growth of the tissue, it is a normal thing. But this is actually neoplasia, this is abnormality. What abnormality actually is in the new growth means the cells in fact are growing, are dividing at a rapid rate, and these cells are not under the body's control. You can say uncontrolled and a rapid growth of the tissue. That is actually present here, and that will give the presentation or appearance like a swelling there. In form of a tumor you can say. ग्रोथ अगर हो जाए, आप देखें क्या ग्रोथ आपके एपिथेलियम की क्या ग्रोथ नहीं होती है? क्या ग्रोथ होती है? बिकॉज योर एपिथेलियम इट इज शेड ऑफ यू सी एपिथेलियम और एपिडर्मिस, एपिथेलियम ऑफ योर स्किन. ये क्या होता है? ये 3 से 4 हफ्ते में शेड ऑफ हो जाता है और नया आ जाता है. ये ग्रोथ है. ज़रा नया आ जाता है, इसका मकसद क्या है? उसके बेजल सेल्स जो हैं उनकी माइटोसिस होती है. Older cells will actually go away and the new cells are replacing them. ये नॉर्मल बिहेवियर है. एक आदमी है, वो एक एज पूरा करेगा, एज पूरे करने के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, पर नए लोग आएंगे. ये सिलसिला चलता है. ये कुदरत का एक उसूल है. बेटा बात नहीं करो. ये सिलसिला चलता रहता है. ये नॉर्मल चीज़ है. इसमें क्या है? नई ग्रोथ है. इट्स नॉर्मल थिंग. लेकिन हियर इट इज़ नॉट नॉर्मल. अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्या मसला है? हमें क्या प्रॉब्लम है इससे? भाई नई चीज़, पुरानी चीज़ शेड ऑफ हो जाए, नई आ जाए, अच्छी बात है. बोन्स आपको दिखाए हैं कभी हमने. बोन्स डायनेमिक टिश्यू है. द ओल्ड कोलेजन एंड एवरीथिंग इट इज बीइंग शेड ऑफ, जिसको हम कहते हैं रिजॉर्प्शन. द न्यू थिंग्स आर रीमॉडल्ड. रोड पुराना है, उसको स्क्रैप करो, नया ले आओ. जो रोड ख़राब हो जाता है, इसी तरीके से बिल्डिंगें बोसीदा हो जाती हैं, डिमोलिश करो, इनको साफ़ करो, नई उठा लो वहाँ से. ये न्यू ग्रोथ है, तो अच्छी बात है. लेकिन यहाँ ये अच्छी बात नहीं है. प्रॉब्लम क्या है? ये बेसिकली ये जो न्यू ग्रोथ हम यहाँ पे देख रहे हैं, सो न्यू ग्रोथ, ये बेसिकली इट विल गिव राइज टू द एबनॉर्मल मास. एबनॉर्मल मास क्रिएट हो जाएगा. क्यों क्रिएट हो जाएगा? इसलिए क्रिएट हो जाएगा कि वो जो सेल्स हैं, बेटा क्या मसला है? वो जो सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली हैविंग ग्रोथ. क्या एक्सेसिव ग्रोथ है और अनकंट्रोल्ड है. आपको पता है कि जो पुराने सेल्स होते हैं ये शेड ऑफ हो जाते हैं और उतने ही नए आ जाते हैं. तो ये क्या होता है? बॉडी के कंट्रोल में होता है. दिस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज द बॉडी. बट हियर सम ऑफ द सेल्स दे एक्चुअली लूज कंट्रोल एंड दे अंडरगो एक्सेसिव ग्रोथ. जहाँ सेल्स को आज एक दिन में 2 होना था, ये 10 दफ़ा ग्रो हो जाएंगे आज, और फिर 1 से पता चलेगा कि शाम तक होते होते 1 से 100 हो जाएंगे. दे आर एक्चुअली एक्सेसिवली ग्रोइंग. एंड ये कंट्रोल बॉडी के कंट्रोलिंग मैकेनिज्म से निकल जाएगा. वो जब निकल जाएगा तो वो चीज़ वैसी ही रहेगी नॉर्मल, या वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी. उस स्वेलिंग को हम कहेंगे ट्यूमर. तो ये न्यू ग्रोथ क्या है, जिसको उमूमन आप कहते हैं कि भाई इसको स्वेलिंग, इसको ट्यूमर हो गया है, कैंसर हो गया है, वगैरह वगैरह, इस किस्म के हम अल्फाज डालते हैं. तो दिस विल बी एक्चुअली अनकंट्रोल्ड अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ. कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. भाई जितने सेल्स जाएं पुराने होते हैं, नए आ जाएं, और जो नए सेल्स हों वो पुराने सेल से मुख्तलिफ हों कि वैसे ही हों. लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा. इन दिस केस द ग्रोथ इज एक्सेसिव, अनकंट्रोल्ड, अनकोऑर्डिनेटेड, एंड इट विल गिव राइज टू द स्वेलिंग देयर. यू कॉल इट द ट्यूमर. तो ये ग्रोथ जो है वो इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होगी. एंड probably you will not be able to identify the stimuli. ये हुआ क्यों है आपको पता भी नहीं चलेगा, यानी आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे. यानी इसका काज कोई शायद आपको मिले ही ना. आप देखिए, कहते हैं ना हम लोग, कैंसर का कोई काज पता ही नहीं है. unless some of the cancers whose etiology or causes are so much closely related, वो जो खासे प्रूव किए गए हैं, जैसे लंग कैंसर एंड स्मोकिंग,
हमें पता है कि स्मोकर को लंग कैंसर होने के चांसेस नॉन स्मोकर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। तो इस किस्म की एक एसोसिएशन है यहाँ पर। अदरवाइज काज इज ऑलमोस्ट नॉट नोन, तो काज नोन नहीं है उसका। कभी कभी ऐसा होगा कि एक दफ़ा ये ट्यूमर्स अगर हो गए, इवन पता भी हमें चला कि ये सिगरेट स्मोकिंग से होता है, अब हो तो गया, हम क्या करें, सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देते हैं। हम समझते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग अभी छोड़ दिए, चलो मैंने तौबा कर ली सिगरेट स्मोक, अब मेरा कैंसर ख़त्म हो जाए। स्टिमुलर ख़त्म होने के बावजूद आपने स्टिमुलस रिमूव कर दिया, अगर आपने ख़त्म भी कर दिया, वो जो ट्यूमर है वो ख़त्म नहीं होगा। तो समटाइम्स यू सी दैट ऑलमोस्ट ऑलवेज इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टिमुला दीज ट्यूमर्स विल परसिस्ट, ये ग्रोथ जारी रहेगी। यानी एक दफ़ा उसको धक्का लग गया तो बस आपने धक्का दे दिया, आप बोलो अब तो मैं नहीं दे रहा हूँ, ये बंद हो जाए, अब बंद नहीं होगा। अब आप चाहे वो छोड़ भी दें, करना क्या था, ये आपको स्टार्ट ही नहीं करना था, प्रॉबेबली आप उससे बच जाते। इसलिए प्रिवेंशन इज मच बेटर देन दैट। लेकिन एक दफ़ा हो गया अगर, तो फिर इसका इलाज ही हो सकता है, उसमें सर्वाइवल बहुत ही कम है। आगे चल के बताता हूँ कि दीज ट्यूमर्स आर एक्चुअली हैविंग टू क्लिनिकल बिहेवियर्स। वन इज द इनोसेंट ट्यूमर्स, जिसको बेनाइन ट्यूमर्स कहते हैं, एंड अनदर इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिनको अमूमन कैंसर्स कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, मैलिग्नेंसी, एग्रेसिव, बेनाइन, इनोसेंट, ये दो किस्म के ट्यूमर। स्वेलिंग तो दोनों सूरतों में है, लेकिन दोनों सूरतों में हर स्वेलिंग जो है, हर ट्यूमर कैंसर नहीं है। और सारे कैंसर भी ट्यूमर की शक्ल में नहीं होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं कि नॉट एवरी टाइम द कैंसर्स आर जस्ट लाइक गिविंग द अपीयरेंस ऑफ अ ट्यूमर। कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है कि जो अल्सर होती है ना, अल्सर वूंड होता है, और वूंड कैंसर होता है, जिसको हम कहते हैं ना जख्म, और एक लफ्ज़ है ना हमारी डिक्शनरियों में, नासूर कहते नहीं उसको, जख्म नासूर की शक्ल ले गया, ये क्या है, ये जख्म होता है, ये स्वेलिंग नहीं है। तो नॉट ऑलवेज the neoplasia are in form of and represent in form of tumors, and sometimes they will be ulcers also, ulcerative malignancies होती हैं। तो ये मैंने बताया, ये ग्रोथ जो है परसिस्ट करेगी इवन द स्टिमुला हैव बीन रिमूव्ड। और यहाँ जो आपकी ट्यूमर्स हैं, अगर खुदा न खासा ये हो जाएं, तो ट्यूमर अपनी जो एनर्जी है, न्यूट्रिशन है, उसकी ग्रोथ का जो पैटर्न है, या उसकी ग्रोथ की जो रेट है, ये उसकी अपनी न्यूट्रिशन है, वो आपसे लेगा। वो अपनी ब्लड सप्लाई बाहर से नहीं लेके आता, आपकी न्यूट्रिशन पे वो डिपेंड करता है, आप ही ब्लड सप्लाई उसको प्रोवाइड करते हो। और कहते हैं ना कि अगर आप अभी देखें, काफ़ी प्रूव किया है लोगों ने कि शुगर जो है ना, शुगर, ये वाइट शुगर जो है, वाइट शुगर इज द न्यूट्रिशन फॉर द कैंसर। यानी अगर आप अपनी ज़िंदगी से शुगर को माइनस कर देना, जो कोई बड़ी बात नहीं है, शुगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी का कोई हिस्सा नहीं है, इट्स नॉट एक्चुअली नेसेसरी, इट्स नॉट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर न्यूट्रिशन। अगर आप अपनी वाइट शुगर को अपने डाइट से माइनस कर दें, तो इसका मकसद है कि आपके वो जितने भी सेल्स हैं जिनमें पोटेंशियल है टू बिकम मैलिग्नेंट सेल्स और एबनॉर्मल सेल्स, वो ग्रो ही नहीं कर सकेंगे। जैसे नहीं, दुश्मन होता है, किसी किले में बंद है, तो आप किले के बाहर के पानी, उसकी हर चीज़ बंद कर दें, खुराक वगैरह बंद कर दें, तो वो अंदर ही घुट के मर जाएगा। आपको उससे साथ लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन आप ही से ले रहा है। तो दिस न्यूट्रिशन इज एक्चुअली फ्रॉम योर सप्लाई, आप से ले रहा है, और उसको हम कहते हैं क्या, ट्यूमर्स। यूजुअली वर्ड ट्यूमर इस्तेमाल होता है यहाँ पर, इट्स अ ट्यूमर। और इस ट्यूमर की साइंस को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी, इसका आदि। और उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ये कैंसर्स के डॉक्टर्स होते हैं, ये स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आर स्पेशलाइज्ड इन ट्यूमर्स, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट बोथ। तो ख़ास तौर पे मैलिग्नेंसी के लिए उसको हम ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। बेटा बात क्या है, मसला है कुछ आपका, कोई पीछे कोई प्रॉब्लम है, क्या है, क्या डिस्कशन हो रही है? मैं पीछे की आधी क्लास को बाहर निकालने वाला हूँ थोड़ी देर में, वो मैंने सब 25 साल में कभी नहीं किया। मेरे स्टूडेंट को बाहर निकालता नहीं हूँ क्लास से, मुझे खुद बुरा लगता है, सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब होती है, स्टूडेंट की मजरूह होती है, वो थोड़ा इंसल्टेड फील करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता एक्चुअली कि सबके सामने हो। यहाँ तो सबके सामने से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि दरवाज़ा ही एक है, वरना तो पीछे से निकल जाए पता ही नहीं चलता। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपको क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, बिलीव करें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास खुली हुई है, आप चले जाएँ बाहर, बातें करके थोड़ा सा फ्रेश होकर फिर आगे बैठ जाएँ। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको।
अंडरस्टैंड? सो इट इज ए नियोप्लेजिया। और अब यह आप समझ चुके होंगे बाय डेफिनेशन व्हाट द नियोप्लेजिया बेसिकली इज एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। इस पे क्वेश्चंस आएंगे। अब यहां पर हमने देखा कि ये जो ट्यूमर्स हैं ये बेसिकली ये दो बिहेवियर्स हैं, क्लिनिकल बिहेवियर जिनको हम कहते हैं, हाउ दे विल बिहेव। अगर आपको किसी पेशेंट को ट्यूमर हो जाता है, आइदर इट इज बेनाइन और मैलिग्नेंट, हमें डायग्नोस करना होगा, हमें पता लगाना होगा। कैसे पता लगाएंगे? उसके क्लिनिकल बिहेवियर से। पहले तो क्लिनिकल बिहेवियर ताकि जज हो। अगर ऑन्कोलॉजिस्ट होगा ना, वो उस ट्यूमर की शक्ल देख के पहचान लेगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, वो देखता रहता है, उसको पता होता है कि बेनाइन क्या है, मैलिग्नेंट क्या है। लेकिन ऐसे नहीं, उसको पता हो, शक पड़ गया कि यार ये मुझे मैलिग्नेंसी लगती है, या आपको क्लास की एंड में आइडिया हो जाएगा कि मैलिग्नेंट और बेनाइन को आप कैसे पहचान पाएंगे। शक होगा, ऐसे नहीं कि आप पहचान पाएंगे, बोल देंगे मैलिग्नेंसी और लिख देंगे और प्रूव हो गया। प्रूव जो है उसका टिश्यू का एक पार्ट निकाल के, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, प्रूव करेगा हिस्टोपैथोलॉजिस्ट। वो ऑथेंटिफाई करेगा उसको, उसकी रिपोर्ट से पता चलेगा कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है और इसमें क्या स्टेज है, इसका क्या ग्रेडिंग है, इसकी स्टेजिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये बिहेवियर वो बताएगा आपको उसके बिहेवियर को देख के फिर आप ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो डिज़ाइन करेगा उसकी ट्रीटमेंट को। वो इंतज़ार में होगा कि उसकी रिपोर्ट आ जाए। लेकिन उससे ट्यूमर के बिहेवियर को देख के मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मैलिग्नेंट है, ये बेनाइन नहीं। बेनाइन ऐसे नहीं होते हैं। और कैसे नहीं होते हैं, क्या होता है बेनाइन और मैलिग्नेंसी में, क्या डिफरेंस है? उस ट्यूमर को देख के मुझे कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, मैं क्यों डर जाऊंगा कि ये मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है, उसकी मैं ग्रॉस अपीयरेंस से देख के समझ जाऊंगा। उसके बाद जो हिस्टोलॉजिकल पैटर्न है उसका, वो तो मुझे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बता ही देगा बायोप्सी में, और फिर हम एक नतीजों को पहुंच जाएंगे। और जैसे हम पेशेंट को बोलते हैं ना, ये आपका तीसरा स्टेज है, ये थर्ड स्टेज में चला गया है, ये आपका चौथी आखिरी स्टेज, ये बोलते हैं ना आप, ऐसे आपने सुना होगा। अगर या उनके पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट्स को बता देते हैं कि बाबा ये सिर्फ 3-4 महीने का मेहमान है। उनको पता होता है कि 3-4 महीने का मेहमान, वो कैसे बता पाते हैं? ये ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर को कैसे पता चलता है कि ये 3 और 4 महीने का ये मेहमान है, ज़्यादा से 3 से 4 महीने? तो उसको पता होता है कि इस किस्म की डिजीज़, ये किस किस्म की डिजीज़ है, ये मैलिग्नेंसी है, कौन सी टाइप की मैलिग्नेंसी है, ये कैसे फैली है, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं, ये वहाँ लोकलाइज उस टिश्यू में है कि ये डिस्टेंट ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर चुकी है। अगर ये कर चुकी है तो फिर ये मुश्किल से ये 2 से 3 महीने तक की पेशेंट सर्वाइव कर पाता है, और फिर तो उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं होती। आपने देखा होगा जितने भी कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं, जब वो फाइल देखते हैं ना, वहाँ लिखा हुआ होता है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मकसद है कि इट हैज स्प्रेड फ्रॉम द साइट, ओरिजिनल साइट टू द distant organs it has involved. That means it has gone, it is spread through either blood or through lymphatics or through even other ways, and it is involved other है। colon का problem अब liver को involve कर गया है। ये है gall bladder का problem originally, but it has involved liver। है prostate का problem, but it is involved other things like skull bones and vertebra and others। तो फिर वो फाइल बंद कर देते हैं। फिर कैंसर का हॉस्पिटल उसकी ट्रीटमेंट नहीं करेगा, क्योंकि अब वो मल्टीपल ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो गया है। वो अब वो ट्रीटमेंट नहीं करेगा, वो फाइल बंद कर देगा। चाहे आप शौकत खाना में चले जाएं, चाहे आप यागा खान में चले जाएं, या कहीं भी आप जाएं, फिर आपको मेटास्टेसिस की ट्रीटमेंट अब वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो उसको लिख देंगे कि इज नॉट। हाँ, अगर प्राइमरी है, उस जगह मौजूद है, तो फिर सर्वाइवल का चांस है, फिर वो वहाँ पर वर्क करेंगे। क्योंकि आप देखें ट्रीटमेंट जो होती है मैलिग्नेंसी की, ये तकरीबन जो समय मिलियंस में इसका खर्चा होता है। जब हमें ये पता है कि इस पेशेंट की लाइफ, ये मेटास्टेसिस की वजह से इसकी लाइफ ही मुश्किल से 2 से 3 महीने है, तो मैं जाहिर है उस पर करोड़ों रुपए खर्च नहीं करूंगा, क्योंकि इस करोड़ों रुपए से मैं 10 पेशेंट और ठीक कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से नहीं। फिर क्या करेंगे? फिर वो 2 महीने तक पेशेंट को हम सिर्फ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, उसके सिम्टम्स थोड़े से सही करेंगे, उसको घर पे भेज देंगे, या उसको लोकल किसी हॉस्पिटल में कभी कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके सिम्टम्स ठीक करेंगे जब तक उसके 2-3 महीने गुजर जाएं, एंड ही फाइनली ही विल एक्सपायर। तो उसकी फिर मैलिग्नेंसी की ट्रीटमेंट नहीं होगी उसकी, क्योंकि अब वो एक जगह तो है नहीं कि मैं मैलिग्नेंसी की वहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो स्कल के बोन्स तक चला गया है, 10 और जगहों पर स्प्रेड हो गया है, तो इट विल नॉट एक्चुअली। सो आफ्टर मेटास्टेसिस नाउ द गेम इज़ ओवर ऑलमोस्ट।
अब आपको सिर्फ क्या करना है, उस पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उसको ठीक करना है। वो आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में किसी हॉस्पिटल में भी वो सिम्टम्स सही हो सकते हैं, सर थोड़ी देर के लिए पेन है तो उसको पेन को ठीक करना है। अगर उसके असाइटिस हो गया है उसको, क्योंकि उसके आर्गन्स जो हैं विसरा इन्वॉल्व हो गए हैं, वहाँ पर अगर उसको पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड आ गया है तो वो फ्लूइड निकाल लेंगे। इस किस्म की चीज़, अगर उसको डिस्निया है तो नेबुलाइज कर दिया, पेन है तो पेन किलर दे दिया, नींद नहीं आ रही है तो उसको ट्रंकुलाइजर वगैरह वगैरह, इस तरीके से इसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, पैलिएटिव कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। इट्स नॉट ए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी क्योर्ड। तो यहाँ इसको हम क्योर नहीं कर सकते, तो हम 2 से 3 महीने तक उसको सिर्फ हम फैसिलिटेट करते हैं कि ये शुड एक्चुअली भी कंफर्टेबल रहे। वो कहते हैं ना कि डाई विथ डिग्निटी, कम से कम उसको इज्जत से आप मरने दें। ऐसा ना हो कि पिछले आखिरी 2-3 हफ्ते तक वो चीखता हुआ इस तरीके से अनडिग्निफाइड तरीके से। ये भी डॉक्टर का, डॉक्टर अगर उसका इलाज नहीं कर सकता है तो एटलीस्ट मेक सम अरेंजमेंट टू अलाउ हिम टू डाई विथ डिग्निटी। कम से कम उसको डिग्निटी से आप उसको पास ऑन होने दें यहाँ से। ये भी डॉक्टर का एक उसका भी, ये भी इसकी ड्यूटी है। ऐसे नहीं है कि पेशेंट पेन से चीखता रहे और आपके पास कोई उसका इलाज ही ना हो। ठीक है, आपको इस मेलिग्नेंसी का आपके पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन पेन को ठीक करने के लिए आपको वेरियस मल्टीपल्स रेमेडीज आपके पास होनी चाहिए यहाँ पर। तो मैंने बताया यहाँ पर कि 2 टाइप्स के ट्यूमर्स जो हैं ये आप यहाँ देख सकते हो, बेनाइन एंड बेनाइन कहते हैं इनोसेंट को। ये सिर्फ ट्यूमर है, देखने को ट्यूमर है, आप रिमूव कर देंगे ये दोबारा नहीं आएगा। कुछ खास जगहों पर अगर हो गया है तो ज़्यादा सीरियस हो सकता है अगर बेनाइन भी है तो, लेकिन ज़्यादातर बेनाइन सीरियस नहीं होते। ये सिर्फ प्रेशर डाल सकते हैं, और सरफेस पे हो तो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, दिखने को गंदे लगेंगे, अगली लगेंगे, इसलिए उसको रिमूव करना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो रहेगा वहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। रिमूव कर देंगे तो दोबारा नहीं आएगा। ये बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं। ये ग्रोथ भी इनकी इतनी ज़्यादा रैपिड नहीं होती, एग्रेसिव नहीं होते। देखने को आपको नजर आएंगे छोटे से, और बरसों में छोटे से, वो तकरीबन ट्वाइस उसकी साइज हो जाएगी शायद 4, 6, 8 साल बाद। इतना स्लोली ग्रो करते हैं। लेकिन मेलिग्नेंसी में ऐसा नहीं होता। मेलिग्नेंसी में अगर एक ट्यूमर हो गया तो 6 और 8 साल का तो खेल ही नहीं है ये। आप छोड़ देंगे उसको तो विद इन फ्यू मंथ्स वो अपनी साइज से इतना ग्रो कर जाएगा, यानी 3 टाइम्स मोर हो जाएगा इवन 1, 2, 3 महीने के अंदर। तो वेरी रैपिड ग्रोथ। तो ग्रॉसली ही क्लिनिकली उसको एग्जामिन करते हुए आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो तो एक्सपर्ट है ना इस चीज़ का, वो तो रोज़ देखता है। आप तो कभी कभी देखेंगे, वो तो रोज़ देखता है इस किस्म की चीज़ें। हिस्ट्री लेगा, वो बोलेगा कि कब हुआ है आपको। अगर वो बोलेगा ये डॉक्टर साहब मुझे 8-10 साल से है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बेनाइन है। 8-10 साल तक थोड़ी कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर परसिस्ट कर सकता है। तो वो समझ जाएगा कि ये ग्रोथ आस्ता आस्ता हो, ये पूछेगा ज़रूर इससे। और कुछ बेनाइन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं which start with the benign but in the middle they convert into malignancy, ऐसा भी हो सकता है। तो पेशेंट बताएगा सर डॉक्टर साहब ये है तो मुझे 10-15 साल से, लेकिन अभी मैंने देखा है कि 2-3 महीने से इसकी ग्रोथ जो है वो 3 गुना बढ़ गई है। ये बेनाइन से मेलिग्नेंसी की तरफ इशारा है कि दिस बेनाइन हैज़ बीन एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू मेलिग्नेंसी, वरना ऐसा होता नहीं है। बेनाइन हमेशा मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन कुछ बेनाइन मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं। मेलिग्नेंट कभी बेनाइन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये नहीं समझना कि ये इंटर कन्वर्टिबल है, वो हो गया है तो चलो ये भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बेनाइन हो सकता है मेलिग्नेंसी में, मेलिग्नेंट बेनाइन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मेलिग्नेंट तो फ्रॉम बिगिनिंग इट इज मेलिग्नेंट, और मेलिग्नेंट विल नेवर, बहुत एग्रेसिव होता है। तो ये 2 किस्म के ट्यूमर्स यहाँ पर हम देखेंगे। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप यहाँ पे देखें, बेनाइन को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ये मैंने बताया पहले भी आपको कि माइक्रोस्कोपिकली अगर आप इनको देखोगे ना तो ये रिलेटिवली एग्रेसिव नहीं होते। एग्रेसिव बताता हूँ एग्रेसिव का क्या मतलब है। ये इनोसेंट ट्यूमर्स होते हैं, दे रिमेन ऑलवेज लोकलाइज्ड, ये कभी भी स्प्रेड नहीं होते। मैलिग्नेंट ट्यूमर almost always if you will actually leave them untreated, they will metastasize means they will spread to the distant sites, लेकिन ये लोकली रहते हैं, वहां पर लोकली ये लोकलाइज होते हैं, किसी जगह पर स्प्रेड नहीं होते। ये इतना कुछ कि ये स्प्रेड ही नहीं होते, बल्कि ये जो साथ में दूसरे टिश्यू हैं उनको इन्वेड भी नहीं करते। यानी अगर यहाँ अगर किसी
किसी फेट के अंदर एडिपोज टिश्यू में अगर ट्यूमर है तो वो अंदर जाके मसल को इन्वॉल्व नहीं करेगा। इट इज सो मच लोकलाइज्ड इन द टिश्यू एट द आर्गन, वो न तो कभी डिस्टेंट आर्गन में मेटास्टेसाइज करेगा और ना ही किसी सराउंडिंग टिश्यू में पेनिट्रेट करेगा। वो जस्ट ये है कि ग्रो करेगा आस्ता आस्ता, प्रेशर डाल सकता है लेकिन अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। यानी इतना इनोसेंट होता है यहाँ पे। तो ना तो मेटास्टेसाइज होगा और ना ही इन्फिल्ट्रेट होगा कहीं, और इसके साथ अगर आप उसको टोटली रिमूव कर दें तो ये दोबारा नहीं होगा, रिकरेंस इसकी नहीं होगी। मेलिग्नेंसी में ऐसा नहीं है। मेलिग्नेंसी में एक दफ़ा अगर आप उसको रिमूव कर दें तो चांसेस हैं कि ये दोबारा हो जाएगा। अगर मेलिग्नेंसी में ट्यूमर को आप मुकम्मल रिमूव कर दें और हो ही ना, तो फिर इससे ज़्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। ये मेलिग्नेंसी फुल रिमूव होने के बावजूद ये दोबारा रिकर होने के इसमें चांसेस होते हैं। आपने देखा ब्रेस्ट ट्यूमर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर जिनको हम कहते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर पूरा ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है पेक्टोरस मेजर मसल तक, सारे लिम्फ नोड्स, उसके बावजूद भी चांसेस होते हैं कि ये रिकर हो जाए। फिर हम कीमोथेरेपी, फिर रेडियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें साथ करते हैं ताकि सेल्स ग्रो ना करें। तो इसका मकसद ये है कि बेनाइन और मेलिग्नेंसी में ये फ़र्क हुआ कि ये रिकरेंस इसकी नहीं होती। मेलिग्नेंसी में रिमूवल के बाद टोटल रिमूवल भी कर दें आप सर्जिकली तो वो रिकर होने के चांसेस होते हैं, इसमें रिकरेंस के चांसेस नहीं हैं। तो मेलिग्नेंसी में नंबर 1 क्या हुआ, एक तो रिलेटिवली एग्रेसिव होगा, सेल्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होंगे। और जब भी आप देखेंगे ना, आप देखें सेल्स इतना तेज़ी से ग्रो करते हैं जैसे नॉर्मल सेल है ये, अगर आप फील्ड में देखेंगे तो एबनॉर्मल सेल जो मेलिग्नेंट सेल है ऐसे नज़र आएगा। आगे से मैं बताता हूँ कि ऐसे नज़र आने का क्या मतलब है। ये सेल्स आपको इस तरीके से यहाँ नज़र आएंगे और ये जिस जगह पर मौजूद होंगे सिर्फ वही नहीं होते मौजूद, ये साइड में जितने भी टिश्यू होते हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इन्फिल्ट्रेट करेंगे अगर हैं लिपिड में, एडिपोज टिश्यू में, तो वो बोन को इन्वॉल्व कर लेंगे, बोन को ब्रेक कर देंगे, वहाँ बोन को इन्वॉल्व कर देंगे, मसल को इन्वॉल्व कर देंगे, ब्लड वेसल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, ब्लीडिंग कर देंगे। बेनाइन ने ऐसा नहीं किया था, बेनाइन ने सिर्फ प्रेशर डाला था बस, क्योंकि ग्रो हो रहा था तो प्रेशर डाला था। इसने क्या किया, पेनिट्रेट कर गया अंदर। तो इसका मकसद यह है कि जैसे ना आप होता है, जैसे एक आम सा एक प्रॉब्लम करने वाला जो मोहल्ले में बंदा होगा, वो रोड पे जाके बड़ी आवाज़ें करेगा, कोई आपका जैसे कोई स्टीरियो ज़्यादा तेज़ आवाज़ से गाने चला दिए, थोड़ा परेशान करेगा। लेकिन अगर कोई गंदा आदमी होगा तो घर में अंदर घुस भी आएगा, कभी चोरी भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। मकसद है कि दो चीज़ों में देखिए फ़र्क है। बेनाइन जो है जस्ट प्रेशर डालेगा, क्योंकि अब ग्रो कर रहा है तो कुछ तो करेगा, प्रेशर डालेगा, स्वेलिंग कर देगा। लेकिन मेलिग्नेंसी पेनिट्रेट करेगी अंदर, तो दिस विल एक्चुअली पेनिट्रेट, ये डिस्ट्रॉय करेगा। न सिर्फ ये कि लोकली डिस्ट्रक्टिव है, sometimes if you will actually be untreated and will persist for longer period of time, then the malignant cells will now penetrate and will go into the blood and will circulate all over and they will settle at the other areas। यानी इसका मकसद ये है कि distant organs पर वो सेल्स वहाँ बैठ जाएंगे और वहाँ ग्रोथ शुरू कर देंगे। क्या वो प्राइमरी है कि वो मेटास्टेसिस है? ये स्प्रेड है, इसको मेट्स भी कहते हैं, मेट्स, ये सेकेंडरीज हैं इसके। तो आपको प्राइमरी ढूंढना है कि प्राइमरी कहाँ है। अब ढूंढ भी लेंगे तो फर्क तो कोई ना पड़ेगा, मेटास्टेसिस हो चुकी है। जैसे ब्रेस्ट के जो ट्यूमर्स होते हैं, अगर अनट्रीटेड छोड़ देंगे आप तो पहले लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करेंगे, उसके बाद पूरे बॉडी में फैल जाएंगे और उसमें क्या होगा, बोन को इन्वॉल्व कर लिया, लिवर को इन्वॉल्व किया, ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। ये सेकेंडरीज होंगे, ये मेट्स कहते हैं जिसको। अब आप प्राइमरी को ढूंढ भी लें, पता चल गया ये प्राइमरी है, यहीं से गया है, तो होगा कुछ भी नहीं। लेकिन आप ये कि प्राइमरी रिमूव कर दें, चलें ठीक है, लेकिन इससे मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, मेटास्टेसिस हो चुकी है। अब कैंसर का जो हॉस्पिटल है ये अब आपका इलाज नहीं करेगा, क्योंकि अब इसका इलाज है नहीं, क्योंकि अब 3, 4, 5 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसमें मेटास्टेसिस हो गई है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इस किस्म के ट्यूमर्स को अगर आप रिमूव भी कर देंगे ना मेलिग्नेंसी में, तो ये दोबारा रिकर हो जाते हैं। तो ये 3-4 डिफरेंसेस जो है ना आप देखेंगे। एक एग्रेसिव जो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा ना, आप उसका एग्रेसिव बिहेवियर देख के उस ट्यूमर का आप जान जाएंगे कि इसके अंदर क्या मसला हो रहा है। ऑन्कोलॉजिस्ट समझ जाएगा कि ये कैंसर है। और यही नहीं होता है, बल्कि इससे ट्यूमर के जो मार्जिन्स होते हैं वो रफ होते हैं, बड़ा हार्ड होता है। हार्ड तो खैर बेनाइन भी हो सकता है, लेकिन आइडिया उसको हो जाता है कि इसकी मार्जिन्स रफ होती हैं। जैसे मेल सेक्स ग्लैंड है एक, प्रोस्टेट सुना होगा आपने,
प्रोस्टेट में बेनाइन ट्यूमर भी होता है, प्रोस्टेट में कैंसर भी होता है, मैलिग्नेंसी भी होती है। सर्जन जो है वो प्रोस्टेट को हाथ लगा के, अब जाहिर है प्रोस्टेट को कैसे हाथ लगाया जा सकता है, आप उसके रिलेशन को देखेंगे तो एनल कैनाल में फिंगर पास करके रेक्टम तक लेके हम पीछे से रेक्टम की एंटीरियर वाल को हम फील करके बैक साइड ऑफ द प्रोस्टेट टच कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। इसको डिजिटल एग्जामिनेशन कहते हैं। ये सर्जन करता है। जब सर्जन के पास प्रोस्टेट का पेशेंट आता है, जो वो समझता है कि प्रोस्टेट का मसला हो सकता है, तो वो प्रोस्टेट को फील करना चाहता है, तो सर्जिकली कैसे करेगा, वो एग्जामिन जब करेगा तो उसको एग्जामिनेशन टेबल पे लिटा के उसके एनल कैनाल में 2 फिंगर डाल के रेक्टम तक लेके जाएगा और पीछे से फील करेगा। किसको हो सकता है स्वेलिंग हो, किसकी स्वेलिंग, प्रोस्टेट की। उसने जब फील किया ना इसे, अगर उसको स्मूथ लगा तो वो अंदाजा लगा लेगा कि ये बेनाइन है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा रफ लगा वहां पर, क्योंकि उसको तो पता है ना ये इस किस्म की एग्जामिनेशन वो करता रहता है, तो वो अगर उसको थोड़ा सा रफ लगा तो वो अंदाजा ले लेगा कि ये मुझे शक है कि ये मैलिग्नेंसी है, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और रफनेस है, ये स्मूथ नहीं है, इसकी मार्जिन्स ये रफ मार्जिन्स हैं, और रफ मार्जिन्स उमूमन मैलिग्नेंसी में होती हैं। तो ये समझ जाएगा कि ये मुझे कैंसर का पेशेंट लगता है। शक होगा उसको, लेकिन फिर शक होगा तो उसको कंफर्म करने के लिए उसकी बायोप्सी ले लेगा, और बायोप्सी अगर ले लेगा तो होपफुली अगर वो बेनाइन है तो इट्स वेरी नाइस, फिर उसकी रिसेक्शन होगी पूरी। अगर वो मैलिग्नेंसी है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। फिर हम देखना पड़ेगा कि ये अभी तक लोकलाइज्ड है, स्प्रेड हुआ है या स्प्रेड नहीं हुआ, उस हिसाब से ट्रीटमेंट सजेस्ट होगी। ये जो सराउंडिंग आर्गन्स हैं उनमें पेनिट्रेट किया है इसने कि नहीं किया, अगर पेनिट्रेट किया है तो इलाज मुख्तलिफ है, फिर उस आर्गन को भी ख़त्म करना पड़ता है, उसको भी निकालना पड़ता है। जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर है, ब्रेस्ट का कैंसर अगर बिहाइंड पेक्टोरस मेजर मसल को इन्वॉल्व कर गया है अगर, तो फिर ब्रेस्ट सिर्फ रिमूव नहीं करते हैं, पेक्टोरस मेजर भी रिमूव कर देते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसकी लोकल पेनिट्रेशन कितनी है, लोकल इन्वेजन कितनी है। मेटास्टेसिस हुई तो फिर तो बंद कर दें, फिर आप सर्जिकली इस किस्म की हरकत करें ही ना। लेकिन अगर वो लोकलाइज्ड है, अभी तक स्प्रेड नहीं हुआ है, तो फिर देखेंगे कितना पेनिट्रेट किया है, इन्वेजन कितनी है इसके सराउंडिंग आर्गन्स में, तो फिर उसको आराम से निकालें और उसके बाद उस आर्गन को भी निकाल लें, क्योंकि उस आर्गन को नहीं निकालेंगे तो वो सेल्स के जो ट्यूमर के जो पोर्शंस हैं वो वहाँ रह जाएंगे, वहाँ रह जाएंगे तो फिर दोबारा ट्यूमर ग्रो कर, वैसे ही सारा रिमूव करने के बावजूद ग्रो करता है, रिकरेंस होती है इसकी। तो मैलिग्नेंसी इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि वो पेशेंट जो होगा वो सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसको मैलिग्नेंसी है। सर्जिकली भी रिमूव कर देंगे तो भी पेशेंट वो रिकरेंस होगी, वो यहाँ ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता है वो पेशेंट। अब बेसिकली ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये ज़ाहिर टिश्यू में होते हैं। टिश्यू है 4 टाइप्स का, आपको बता चुका हूँ मैं। जिस टिश्यू को सरफेस है वो एपिथेलियम है। सरफेस का मतलब ये नहीं, सरफेस का मकसद है कि जिसको सरफेस, यानी सरफेस का मकसद है जिसको एयर टच करे, बाहर से एयर टच कर रही है किसको, स्किन को। स्किन में 2 चीजें हैं, एक एपिडर्मिस एक नीचे डर्मिस, ये 2 चीजें स्किन है, तो किसको, एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस एपिथेलियम है। लेकिन एपिडर्मिस के नीचे क्या है, डर्मिस, क्या उसको एयर टच कर रही है क्या, तो वो एपिथेलियम नहीं है। ऐसा ही जैसे आप देखें ब्लड है, वेसल के अंदर ब्लड घूम रहा है, वेसल के अंदर 3 वाल्स होती हैं, एक अंदर से है वाल जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, फिर होते हैं मेजर वाल जो मेन वाल है इसकी, ट्यूनिका मीडिया, और आखिर में थिन एनवेलप है फाइब्रस टिश्यू का, ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशा। लेकिन जब ब्लड घूम रहा है अंदर, सर्कुलेट कर रहा है, तो किसको टच कर रहा है, इन 3 वाल्स में से किसको, सबसे अंदर इंटीमा को। तो इंटीमा क्या हुआ, एपिथेलियम। क्यों, क्योंकि ब्लड उसको टच कर रहा है। जैसे ये वाल है, बताया है आपको पहले, मैंने वाल को हाथ लगाया, वाल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ईंटें भी हैं, कंक्रीट भी है, बहुत सारी सीमेंट वगैरह है, लेकिन मैं जब हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे मेरा हाथ किस चीज़ को लग रहा है, जैसे यहाँ है वॉलपेपर, तो वॉलपेपर पे मेरा हाथ लग रहा है, तो वॉलपेपर क्या हुआ, ये एपिथेलियम है। तो इट इज़ एपिथेलियम, जिस चीज़ को सरफेस है वो एपिथेलियम है, नंबर 1। ये एक टिश्यू तो ये है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे कायनात में सिवाय इसी टिश्यू के किसी को सरफेस नहीं है, किसी को टच नहीं किया जा सकता। वो 3 और जो टिश्यू हैं, उन 3 और टिश्यू में एक टिश्यू जो है वो
नर्वस टिश्यू है, एक है मसल टिश्यू, और बाकी जितने भी रह गए वो एक ही चीज है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। यानी मसल, नर्व या जो टिश्यू जिसको सरफेस है, उसके अलावा चौथा जो टिश्यू है वो, फिर चाहे वो बोन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्टिलेज हो, चाहे खुद ब्लड हो, या जो भी हो, दिस विल बी कनेक्टिव टिश्यू। अब इन चारों टिश्यूज में ट्यूमर्स हो सकते हैं, बेनाइन भी, मैलिग्नेंट भी, चारों टिश्यू में हो सकते हैं ट्यूमर्स। अगर ट्यूमर हो एपिथेलियम का, अब बेनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। बेनाइन को थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं, मैलिग्नेंसी की तरफ आ जाते हैं। अगर ट्यूमर एपिथेलियम में हो, एपिथेलियल सेल से, भाई ट्यूमर कोई बाहर से आके इन्फेक्ट होगा या तुम्हारे सेल्स का ट्यूमर होगा, भाई उस पेशेंट का ट्यूमर होगा, उसका सेल्स, वो सेल्स क्या एबनॉर्मल होंगे कि शुरू में नॉर्मल होते हैं वो सेल्स, लेकिन उनकी अचानक ड्यू टू सर्टेन अननोन रीजंस तो पीछे होते होंगे कोई ना कोई, लेकिन वी हैव नॉट येट कंफर्म्ड विथ एनी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, वी हैव आइडेंटिफाइड देम। शक है कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, कहीं तो मिथ है, कहीं रियलिटी भी है। सिगरेट छोड़ दोगे तो लंग कैंसर नहीं होगा, लेकिन छोड़ने से लंग कैंसर सिरे से ही नहीं होगा, ये भी नहीं है। जिन्होंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया उनको भी लंग कैंसर हो जाते हैं। लेकिन यह है कि जो सिगरेट स्मोकर्स हैं उनमें से तकरीबन 30-40% को होते हैं, अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग, अगर 20-20 साल से ले रहे हैं तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। तो यहाँ पर कुछ ट्यूमर्स जो हैं वो कुछ सेल्स आपके एपिथेलियम के सेल्स अनकोऑर्डिनेटेड, अनकंट्रोल्ड, एक्सेसिव ग्रोथ अचानक शुरू कर देंगे। फिर वो कहाँ के सेल्स, अगर वो एपिथेलियल सेल्स हैं, अगर वो एपिथेलियल सेल से हो रहा है, कौन सा एपिथेलियम, किसी भी बॉडी का कोई भी एपिथेलियम का हिस्सा ले लें, जैसे स्किन का एपिथेलियम, एपिडर्मिस। जैसे क्या एपिडर्मिस सिर्फ एपिडर्मिस है कि एपिडर्मिस के एपिथेलियम से ग्लैंड भी होते हैं? तो ग्लैंड किसकी एक्सटेंशन है? क्या अलग से कोई चीज है कि ये एपिथेलियम की एक्सटेंशन है? आप देखें यहां से, आप देखें ये एपिथेलियम है, एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस यहां सरफेस पर एक ग्लैंड बनाना चाहता है, तो ग्लैंड इस एपिथेलियम सेल से कैसे बनेंगे? ये एपिथेलियम सेल का ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जहां पर ये सेल्स बैठे हुए हैं, ये अंदर प्रोजेक्ट करेगा लाइक दिस, और ऐसे बाहर आ जाएगा। ये ऐसे आ जाएगा कि सेल्स इसको भी लाइन करेंगे सेल्स अंदर से। तो ये जो नीचे से लटक रहा है ये क्या है? क्या है ये? किसकी एक्सटेंशन है? एपिथेलियम की। लेकिन अब इसका हम कहेंगे क्या ये सरफेस पे फील होता है आपको या डीपली चला गया है? इसको बोलते हैं ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड। तो ग्लैंड किसकी एक्सटेंशन होती हैं? एपिथेलियम की। तो एपिथेलियम बेसिकली दो टाइप का होता है, एक सरफेस एपिथेलियम और एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम। चाहे सरफेस पर कोई प्रॉब्लम हो चाहे ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन हम कहेंगे कि ये ट्यूमर जो है किसका ट्यूमर है? कनेक्टिव टिश्यू का, नर्वस का, मसल का, कि एपिथेलियम का? समझ गए? अगर एपिथेलियम का ट्यूमर हो, ये समझ लेना आज से, अगर एपिथेलियम की मैलिग्नेंसी है और ट्यूमर एपिथेलियम से अराइज हुआ है और वो मैलिग्नेंट है, बेनाइन की बात नहीं कर रहा हूं, बेनाइन थोड़ी देर के लिए दूर रख रहा हूं। अगर ये मैलिग्नेंट है और एपिथेलियम से अराइज हुआ है तो फिर ऐसे ट्यूमर्स को हम कहते हैं कार्सिनोमा। क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा, जिसको अमूमन सीए भी बोलते हैं। सीए हो गया, इसको सीए ब्रेस्ट है। सीए क्या है? सीए कार्सिनोमा, इसको हम क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा किस चीज के ट्यूमर्स हैं? कार्सिनोमा किस चीज का ट्यूमर है? कहां से उठा है? एपिथेलियम से। कोई भी ट्यूमर एपिथेलियम से अराइज हो अगर और वो मैलिग्नेंट हो तो उसका नाम होगा कार्सिनोमा, कैंसर। ये ट्यूमर कार्सिनोमा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एपिथेलियम, अदर नेम कार्सिनोमा। क्या सिर्फ एपिथेलियम से ट्यूमर उठेगा? क्या एपिथेलियम से उठेगा? नहीं, ये
दूसरी चीज़ों से भी उठ सकता है, जैसे नर्वस टिश्यू से, जैसे मसल टिश्यू से, जैसे कनेक्टिव टिश्यू से। तो जो इन तीनों में से कहीं से भी, किससे भी उठे, चाहे बोन हो, चाहे कार्टिलेज हो, चाहे लिपिड हो, कुछ भी हो, सबकुटेनियस टिश्यू हो, लेकिन अगर उसके उस टिश्यू से उठे, एपिथेलियम से नहीं, तो फिर हम उसको कार्सिनोमा नहीं कहेंगे। हालांकि वो भी कैंसर ही होगा, वो भी मैलिग्नेंट होगा, उसका भी नाम कैंसर ही होगा, लेकिन हम उसको कार्सिनोमा नहीं कहेंगे, उसको बोलेंगे सार्कोमा। इसका आदि सार्कोमा। सार्कोमा बेसिकली कह सकते हो कि कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर है। अब कनेक्टिव टिश्यू ही नहीं, मसल में भी हो गया तो भी, नर्वस टिश्यू में हो गया तो भी, इतना कुछ कि आप समझते हैं ना, जैसे आप समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू को जरूरी थोड़ी है फैट कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, इसका ब्लड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। इसका मकसद है कि ब्लड का अगर कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, ब्लड की अगर कोई मैलिग्नेंसी हो गई, तो भी एक तरफ से क्या हो जाएगी, मेरी तरफ से, वो भी सार्कोमा ही है जैसे, लेकिन हम उसको फिर सार्कोमा कहते नहीं है, ये और बात है। फिर ब्लड के जो मुख्तलिफ मैलिग्नेंसीज होती हैं, उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। जैसे ब्लड की एक मैलिग्नेंसी है जिसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया, इसका भी ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया इज ए ब्लड कैंसर। ल्यूकी वर्ड जो है वाइट से पड़ता है, ये वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है। क्या होता होगा वहां से, वही होता होगा अननेसेसरी, अनकंट्रोल्ड, अनकोऑर्डिनेटेड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द सेल्स। जहां सेल्स WBC होते हैं 4000 से 11000 तक, 4000 to 11000, यहाँ पता चलेगा कि 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख सेल्स, लेकिन वो होंगे क्या नॉर्मल कि एबनॉर्मल होंगे, वो एबनॉर्मल सेल्स होंगे। जैसे आप देखेंगे ब्लड CP, वहाँ पता चलेगा ये तो 50,000 से ज़्यादा इसके WBCs हैं, एकदम से अलार्मिंग साइन है, भेज देंगे कि बाबा ये मसला है, बोन मेरो बायोप्सी कराओ, पता लगाओ मसला क्या है, वहाँ जाके पता चलेगा कि ये फलां किस्म की ल्यूकीमिया है इसको। तो ये ब्लड कैंसर्स ये क्या है, ये भी एक तरह से हम उसको सार्कोमा कहते नहीं हैं, लेकिन वो एक तरह से सार्कोमा जैसी ही चीज़ है, क्योंकि वो एपिथेलियम से तो नहीं ना आई। तो ये सार्कोमा और कार्सिनोमा दो जो टर्म्स हैं, ये हमेशा आप समझेंगे, क्योंकि कार्सिनोमा किस चीज का ट्यूमर है, एपिथेलियम का। एंड यू नो दैट द एपिथेलियम इज एवेस्क्यूलर, एपिथेलियम एवेस्क्यूलर होता है, वरना ये एपिथेलियम शेड ऑफ हो जाता तो उधर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि एपिथेलियम इज एवेस्क्यूलर, एपिथेलियम एवेस्क्यूलर है। अब एपिथेलियम अगर एवेस्क्यूलर है तो एपिथेलियम में ग्रो करने वाला जो ट्यूमर है जिसको हम कार्सिनोमा कहते हैं, उसकी स्प्रेड क्विक होगी कि स्लो होगी। देखो सार्कोमा जो है ये कहाँ डेवलप हो रहा है, कनेक्टिव टिश्यू में, मसल में, नर्व्स में, इधर उधर, और इन जगहों पर ब्लड सप्लाई तो बहुत ज़बरदस्त होती है। कनेक्टिव टिश्यू आपको पता है ब्लड सप्लाई से भरा हुआ है, मसल ब्लड सप्लाई से भरा हुआ है, नर्वस टिश्यू में ब्लड सप्लाई। अगर इस लोकेलिटी में, इस लोकलाइजेशन, इस एनवायरनमेंट में अगर कोई ट्यूमर हुआ तो उसकी ब्लड में उसकी स्प्रेड स्लो होगी कि क्विक होगी, वो जल्दी होगी, उसकी क्विक होगी। इसका मकसद है कि जहां खुदा न खास्ता सार्कोमाज होते हैं, पेशेंट को पता चला, डॉक्टर के पास पहुंचा, तब तक वो स्प्रेड हो चुका होता है। क्यों स्प्रेड हो चुका होता है, क्योंकि उसकी एनवायरनमेंट वो होती है जहां ब्लड सप्लाई ह्यूज होती है, इसलिए उसकी स्प्रेड वेरी क्विक होती है और उसके सर्वाइवल बहुत ही कम होता है, 5 से 6 महीने उसकी सर्वाइवल है। लेकिन कार्सिनोमा, because it develops in the epithelium is avascular and it doesn't have the blood supply directly, so growth or its metastasis or its spread is very very slow। इतना स्लो होता है कि लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनको एपिथेलियम जो है किसका, ब्रोंकाई का एपिथेलियम इन्वॉल्व हो चुका होता है। इतनी स्लो ग्रोथ होती है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। एक तो इंटरनल है, हमने देखा ही नहीं, पेशेंट को सिर्फ क्या है, कफ है, स्प्यूटम है, कफ है, ये सिलसिला चलता रहता है। इतनी स्लो ग्रोथ होती है कि पेशेंट आता ही तब है जब वो स्प्रेड हो चुका होता है। पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ कफ होगी, तो क्या आएगा, क्या वो नहीं आएगा। वो कफ सप्रेजेंट्स, एंटीटसिव ड्रग्स ले लेगा, ये वो करेगा, मेडिसिन लेगा, सिरप पी लेगा, ये करेगा, नींद करेगा, फलां, ये चलता रहेगा, ये बरसों तक चलता रहेगा इसका सिलसिला। लेकिन अंदर ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इसकी स्प्रेड बहुत ही। यही अगर खुदा न खासा सार्कोमा होता ना अगर, तो ये ज़्यादा चलना ही नहीं था, ये एकदम से वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है और किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन से वो पहुंच जाता। तो सार्कोमा, बिकॉज दे आर एक्चुअली डेवलपिंग, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू,
and where the blood supply is more, therefore their blood is spread is very fast as compared to the carcinomas, which are actually the tumors of your epithelium, because epithelium is avascular, so their blood spread through the blood source, it is very very slow. ये बहुत देर से जाके ब्लड में स्प्रेड होता है. इससे पहले शायद वो डिफ्यूजन के थ्रू लिम्फेटिक्स में स्प्रेड हो जाएगा. तो कार्सिनोमा इनिशियली स्प्रेड थ्रू लिम्फेटिक्स, वो लिम्फेटिक्स में स्प्रेड होगा. और लिम्फेटिक्स वाले क्या फौरन ब्लड में आ जाते हैं कि लिम्फ नोड में आते हैं पहले? तो आपको देखा है ना, आपने कहीं खुदा न खासा कोई कैंसर हो जाए तो उसके लोकलाइज लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. इसका मकसद है कि स्प्रेड कहाँ से हो रही है? लिम्फेटिक्स से हो रही है. लिम्फ नोड रोक देगा उसको स्प्रेड से, लेकिन यह है कि लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो चुका है. अब लोकल जो साइट है वहाँ से लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो, ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, तो ये तीसरा ग्रुप, तो फिर ये काउंट करना पड़ेगा कितने ग्रुप्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो अंदाज़ा हो जाएगा किस स्टेज में कैंसर है. लेकिन सार्कोमा इतनी देर से पता ही नहीं चलेगा, वो आपको 2-3 महीने में ब्लड में आ जाएगा. वाई? बिकॉज इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू ट्यूमर्स, एंड कनेक्टिव टिश्यू हैज गॉट लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई, हैज गॉट टू मच ऑफ वेस्कुलरिटी. जिस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं वहाँ ब्लड सप्लाई बहुत. तो सार्कोमा और कार्सिनोमा स्लो ग्रोइंग है, ये वेरी फास्ट ग्रोइंग है, ये एकदम से स्प्रेड हो जाएगा. तो दिस इज एक्चुअली द 2 वर्ड्स, ये हमेशा समझ लेना कि कार्सिनोमा किसको कहते हैं और सार्कोमा किसको कहते हैं. अब देखें, ट्यूमर का अगर आप टिश्यू लेके अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडरनीथ रखेंगे ना अगर, तो इसके 2 पार्ट्स होंगे बेसिकली. एक पार्ट होगा जिसको हम कहेंगे पेरेन्काइमा, एक होगा जिसको हम कहेंगे मिजेनकाइमा. दिस इज पेरेन्काइमा एंड देन इज मिजेनकाइमा, मिजेनकाइमल टिश्यू, दैट इज का स्ट्रोमा में जिसको
ठीक है, तो मैंने बताया कि बेनाइन ट्यूमर है, कोई भी टिश्यू है, अगर पहले उस टिश्यू का नाम लेके उसके पीछे जो उसका सफिक्स है उसमें लगा देंगे ओमा, OMA। अगर सबकुटेनियस टिश्यू में अगर फेट का वो ट्यूमर है, फेट में फेट का वो ट्यूमर है, बेनाइन है, तो हम नाम डाल देंगे उसका, क्योंकि लिपिड का है इसलिए उसका नाम डाल देंगे लाइपोमा। क्या नाम होगा उसका? लाइपोमा। तो दैट विल बी कॉल्ड एज लाइपोमा। लेकिन यहाँ पर भी यूँ समझ लें कि ये ट्यूमर जितने भी मैं बता रहा हूँ, ये लाइपोमा है तो ये एपिथेलियम में उठा है या कनेक्टिव टिश्यू में है? ये कहाँ है? ये कनेक्टिव टिश्यू में भी उठेगा ना, तब भी उसमें आखिर में, और अगर एपिथेलियम में उठा तो भी स्टोमा लगा देंगे। जैसे मिसाल ले लें आप, ब्लड के जो ट्यूमर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड भी, लेकिन ब्लड के कोई ट्यूमर बेनाइन नहीं होते, तो वो तो यहाँ आएगा ही नहीं। तो कहाँ आएगा? कौन से ट्यूमर्स हुए एपिथेलियम को हटा के, और कौन से ट्यूमर्स हो सकते हैं? जैसे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बोन का ट्यूमर, क्या कहेंगे उसको? ऑस्टियोमा, बोन का ट्यूमर। अगर कार्टिलेज का ट्यूमर है लेकिन है बेनाइन, क्या? कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रो वर्ड है कार्टिलेज के, तो कॉन्ड्रोमा, तो उसको कॉन्ड्रोमा कहेंगे। आगे बढ़े और बताएं, जैसे कनेक्टिव टिश्यू में अंडर द स्किन ट्यूमर है लिपिड का, फैट का, तो नाम डाल देंगे लाइपोमा। और आ जाएं, कोई फाइब्रस टिश्यू है, यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू है, उसका ट्यूमर है, बेनाइन है, ओमा डाल देंगे फाइब्रोमा। ये तो कुछ कनेक्टिव टिश्यू जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है। लेकिन अगर आ जाए मसल में, अगर मसल में आ जाते हैं तो मसल दो टाइप्स के, एक स्केलेटल है और एक इनवॉलंटरी कार्डियक और स्मूथ मसल। अगर ये मसल का ट्यूमर है और वो स्मूथ मसल है अगर, तो हम इसको कहेंगे मायोमा। लेकिन मायोमा होता है मसल, लेकिन है स्मूथ मसल अगर है तो उसको कहते हैं लियोमायोमा। क्या कहेंगे? लियोमायोमा। लेकिन अगर यही स्केलेटल मसल हुई तो उसका नाम हो जाएगा फिर रेब्डोमायोमा। लेकिन हर तरफ क्या आखिर में आ रहा है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा इसका भी रेब्डोमायोमा। यही अगर नर्वस टिश्यू का ट्यूमर हो जाए, नर्वस टिश्यू का, तो बोल देंगे वहां न्यूरोमा। लेकिन क्या नर्वस टिश्यू होता है, या नर्वस टिश्यू के अराउंड मेनिंजीज भी होती हैं, अगर उसका ट्यूमर हो जाए मेनिंजियोमा। बड़ा कॉमन ट्यूमर है। 30% of your total tumors in the brain, they are actually meningiomas. और बहुत सारे, ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि benign tumors, if they arise from epithelium or even from the connective tissue or other tissue, you name them, name the tissue from which they are arising, they originate, and put OMA at the end. नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ चलो होगा कनेक्टिव, एपिथेलियम में मैं क्या कहूँ उसको? एपिथेलियम में अगर वो अराइज होते हैं, मैं क्या कहूँ उसको? एपिथेलियोमा कहना चाहें तो कह भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहते नहीं है। फिर क्या करते हैं? देखते हैं कि एपिथेलियम में उसने क्या शेप अख्तियार किया है। ये बात समझ रहे हो? वरना तो मैं जिस जगह पर एपिथेलियम का बेनाइन ट्यूमर देख लूँ उसका वहां नाम डाल दूं क्या? एपिथेलियोमा। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं? हम देखते हैं it is from epithelium, but what is the shape of this gross appearance में दिखता कैसे है, उसी हिसाब से उसका नाम डालते हैं। लेकिन कोशिश करके पीछे उसका OMA उसमें भी डाल देंगे, लेकिन एपिथेलियोमा नहीं कहेंगे, शेप के हिसाब से उसका नाम डाल देंगे। अब शेप के हिसाब से क्या नाम डाल रहे हैं ये देखना। एपिथेलियम में ट्यूमर उसके माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस के हिसाब से यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से एक एग्जाम्पल देखिए, ये कहाँ है? ये अंदर से है। किस चीज का ट्यूमर है?
इंटेस्टिन नहीं है, ये कोलोन है, समझ लो इंटेस्टिन रेक्टम है, अंदर से है। अंदर माने क्या है, ये पता चला कि ये एपिथेलियम का ट्यूमर है। अब एपिथेलियम का ट्यूमर है, शक्ल कैसी है इसकी, इसकी शक्ल जो है ये कैसे ग्लैंडुलर पैटर्न है इसका, ये ग्लैंड्स की तरह नजर आ रहा है। तो ये एपिथेलियल ट्यूमर, उसमें जब मैक्रोस्कोपिकली अगर ग्लैंड जैसी शक्ल दिखाए आपको, तो फिर हम इसको कहेंगे एपिथेलियोमा, नहीं शेप के हिसाब से उसको कहेंगे एडिनोमा। क्योंकि एडी वर्ड जो है ना, एडी एडी ये क्या है, ग्लैंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिनोमा, तो उसको हम कहेंगे क्या, एडिनोमा। तो दिस विल बी कॉल्ड एज एडिनोमा। तो इसका मकसद ये है कि ओमा फिर भी डाल रहा हूं मैं, लेकिन ओमा यहाँ ये कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या, ये एपिथेलियम है। एपिथेलियम में मैं क्या एपिथेलियोमा नाम डाल दूं, या शेप के हिसाब से थोड़ा नाम बदलेगा उसका, तो इट विल बी कॉल्ड एडिनोमा। लेकिन हमने यहाँ आगे से एक आर्गन देखा, पता चला कि वहां ऐसी ग्लैंडुलर अपीयरेंस नहीं है, ऐसी अपीयरेंस है सिस्ट जैसी। में हाथ लगाया तो अंदर हॉलो जैसे फील हुआ था, जैसे पानी भरा हुआ है, जैसे इस तरीके से शेप होगा इसका। इतनी बड़ी सिस्ट जैसी हमने चीज निकाली, लेकिन कहां से, अंदर से, एपिथेलियम है ये एपिथेलियम का ट्यूमर है। क्या ऐसे ही ग्लैंड्स की शक्ल है कि उसने सिस्ट बना ली है? तो ये जो यहाँ पर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम इसका नाम डाल देंगे सिस्ट एडिनोमा। इसका दी ये है एडिनोमा जैसी चीज, लेकिन पानी भर गया है इसके अंदर, ये सिस्टिक है, तो हम इसका नाम डाल देंगे सिस्ट एडिनोमा। फिर भी देखिए पीछे क्या आ रहा है, ओमा, तो सिस्ट एडिनोमा। कभी आपको ऐसे भी नजर आ सकता है, ये यहां पर हम देखिए, ये आप यहां पे देखोगे कि ये ऐसे फिंगर लाइक कलेक्शन से ऐसे नजर आएंगे, ये जैसे पेपिलरी मसल्स आपने हार्ट में देखा था ना, शायद पेपिलरी मसल्स होती है, ऐसे मायोकार्डियम से निकल के आते, इस किस्म की अपीयरेंस बाहर ऐसे निकली आपको ऐसे नजर आएगी बाहर। ऐसी चीजों को हम कहते हैं पेपिलोमा, फिंगर लाइक फ्रॉन्ट्स यहां से नजर आ गया तो पेपिलोमा। फिर पीछे OMA, ओमा आ गया। तो तकरीबन एपिथेलियम का ट्यूमर हो या इवन कनेक्टिव टिश्यू का हो, ये बात तय है कि उसके पीछे क्या आएगा, OMA, ओमा आएगा। फिर ये वो बात है कि हम एपिथेलियम के ट्यूमर को एपिथेलियोमा नहीं कहते, उसके शेप और कंसिस्टेंसी और इन चीजों को देख के उनका नाम हम सिर्फ बदलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं ट्यूमर्स, एपिथेलियम में से बाहर निकल के उसका पेडुंकुलम लटक रहा है ऐसे पेंडुलम की तरह, ऐसी चीजों को कहते हैं पोलिप्स। क्या कहते हैं, पोलिप। इसको हम पोलिप कहते हैं। यहां ओमा वर्ड नहीं इस्तेमाल हुआ है, तो नहीं किया है उन्होंने इस्तेमाल, हम भी नहीं कर रहे हैं। इसको बोलते हैं पोलिप। ये कभी कभी हो जाती है नेजल म्यूकोजा में, पोलिप हो जाती है, नेजल पोलिप। ये बाकायदा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करती है, इवन नोज से बाहर आ जाती है, और मैक्सिला के इवन साइनस में हो जाती है, बाहर आ जाती है, इस तरीके से नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है। नेजल पोलिप बड़ी मशहूर है, ये ENT स्पेशलिस्ट आसानी से इसको काट देते हैं। पेडिंकुल, ये बाकायदा पेडिंकुलेटेड होती है, इस तरीके से हैंग कर रही है। ये कहाँ से अपीयर हुई है, एपिथेलियम से। ये क्या चीज है, ये बेनाइन ट्यूमर है, लेकिन यहाँ ओमा वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ। तो पोलिप इज मोस्टली बेनाइन। और ऐसा ही मैंने बताया कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो ट्यूमर्स आपने देखे, ऑस्टियोमा, कॉन्ड्रोमा, फिर फाइब्रस टिश्यू में फाइब्रोमा, लाइपोमास, फिर रेब्डोमायोमा, लियोमायोमा, न्यूरोमा, मेनिंजियोमा, ये वेसल्स हैं। अगर वेसल्स में हो जाए तो वेसल्स में अगर हो गया तो ब्लड वेसल्स में अगर हो गया, वेसल्स में सिर्फ ब्लड वेसल्स तो नहीं होती, लिम्फेटिक्स भी तो होती है ना। तो अगर सिर्फ वेसल में हो गया तो वेसल वाले को कहते हैं एंजियोमा, एंजियो वेसल को कहते हैं। उसका ट्यूमर हो गया तो एंजियोमा। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स का ट्यूमर हो गया तो हेमेंजियोमा। लेकिन अगर लिम्फ का हो गया तो लिम्फेंजियोमा। फिर क्या आ गया उसके पीछे, ओमा आ गया। तो ये भी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ नॉमेनक्लेचर आपको यहाँ मिलेगा। तो बेनाइन का नॉमेनक्लेचर आपने समझ लिया कि हाउ दिस बेनाइन नॉमेनक्लेचर यू आर एक्चुअली डेवलपिंग। कैसे डेवलप किया आपने बेनाइन का नॉमेनक्लेचर? आपने ऐसे डेवलप किया कि एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू में, अदर टिश्यू में OMA लगा देंगे, लेकिन यहाँ एपिथेलियोमा नहीं कहेंगे। जैसा शेप, जैसी शक्ल, वैसा नाम। उसमें हमने पोलिप देखा, पोलिप के अंदर ओएमा नहीं यूज हुआ है, बाकी सब में हुआ है। एडिनोमा, सिस्टेडिनोमा, पेपिलोमा, ऑल दिस आर द बेनाइन ट्यूमर्स।
उसको देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा ग्रोथ एक तो रैपिड नहीं होगी, शेप के लिए आप देख लेंगे उसकी मार्जिन रफ नहीं होगी, और ये सारी चीजें जब आप यहाँ पे देख लोगे तो एक आइडिया आपको आ जाएगा कि ये किस किस्म के ट्यूमर्स हैं, उनके नाम हम क्या डालें। लेकिन मामला सिर्फ यहाँ नहीं है, मैलिग्नेंसी। अब मैलिग्नेंसी में मैंने बताया जहां एपिथेलियल ट्यूमर है किसी जगह पर भी हो तो हम उसको कहेंगे कार्सिनोमा। ठीक है जी, तो यहां पर इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर यहां पर मैंने क्रिएट किया है। इसको हम कहेंगे कार्सिनोमा, इसको हम कहेंगे सार्कोमा। अब जैसे स्किन है, ठीक है, जैसे स्किन है, स्किन के एपिडर्मिस में अगर खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर हो गया, एपिथेलियम में ट्यूमर होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? कार्सिनोमा। अब फिर कार्सिनोमा के हिसाब से हम वहां पे देखते हैं कि ये कार्सिनोमा हुआ, उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा स्किन। अगर आप देखिए ब्रेस्ट का ट्यूमर हो जाता है, हम क्या उसको सार्कोमा कहते हैं कि कार्सिनोमा कहते हैं? कहते नहीं हो सीए ब्रेस्ट बोलते हैं ना, ऐसे सीए हो गया है तो सीए अगर बोला तो क्या होता होगा? ये कार्सिनोमा। तो ये क्या होता होगा? उसके कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर है कि उसका एपिथेलियल ट्यूमर है? एपिथेलियल ट्यूमर क्या उसके स्किन का ट्यूमर है? नहीं, स्किन से जो अंदर गए हैं उसके ग्लैंड्स, ये उसका ट्यूमर है। तो इट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम विद द ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स का प्रॉब्लम है। ये जो उसके मेमोरी ग्लैंड्स हैं उसके प्रॉब्लम है, ग्लैंडुलर सेल्स का प्रॉब्लम है, वहाँ के सेल्स। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सेल्स तो होते हैं मिलियंस में, लाखों करोड़ों में होंगे। ये जो कैंसर अराइज होता है ना, गड़बड़ सिर्फ एक सेल में होती है, सिंगल सेल में। एक सेल में गड़बड़ हो जाती है, उसका कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, वो बॉडी के कंट्रोल से निकल जाता है। और बॉडी के जब कंट्रोल से निकल जाता है तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो रैपिड शुरू हो जाती है, अनकंट्रोल्ड अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ, एक्सेसिव ग्रोथ, और उससे हो जाता है ट्यूमर। और उसे एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे? लाखों करोड़ों, जिसकी वजह से ट्यूमर बन गया। लेकिन वो सेल्स की जड़ कौन हुआ? बहुत सारे सेल्स के एक सेल। इसलिए ये जितने भी खराब सेल्स बने हैं ना, जिनकी वजह से ट्यूमर बना है, ये क्या हैं? ये क्लोन्स हैं। क्लोन्स किसके? उस एक सेल के। तो ट्यूमर मोस्टली क्या होते हैं? मोनोक्लोनल होते हैं। ये बात समझ रहे हो? ट्यूमर्स मोनोक्लोनल होते हैं। एक आदमी में एक सेल के दिमाग में गड़बड़ आ गई और वो सेल इतना तेजी से ग्रो हुआ कि 2-4 महीनों में एक नहीं, उस जैसे बुरे खराब करोड़ों सेल बन गए, कॉपीज बन गई, जिनको हम क्लोन्स कहते हैं। इसका मकसद है कि ट्यूमर बेसिकली क्या होते हैं? मोनोक्लोनल होते हैं, यानी वो लाखों करोड़ों सेलों में एक के अंदर गड़बड़ हो जाती है, एक सेल के अंदर। वो क्यों होती है? नोबॉडी नोज। एक सेल में गड़बड़ हो जाती है, कोई स्टिमुलस होता होगा यकीनन, कोई चीज़ ऐसी होती होगी बॉडी के अंदर, कोई जेनेटिक कंट्रोल, कोई ऐसी चीज़ जो लूज हो गई, कोई मसला हो गया। तो सेल्स जो गड़बड़ करते हैं, जो ट्यूमर क्रिएट करते हैं, एट अ टाइम बहुत सारे, कि सिर्फ एक की गड़बड़ से ये करोड़ों हो जाते हैं। और जैसा वो एक सेल होता है, सारे करोड़ों भी उसी की कॉपियां होती। यानी एक ओरिजिनल कॉपी मैंने दी फोटोस्टेट वाले को, उसने 2 करोड़ कॉपियां फैला दी यहाँ पे, तो गड़बड़ ये 1 करोड़ उसी की कॉपियां हैं। तो ऐसे सेलों को, ऐसे ट्यूमर्स को हम मोनोक्लोनल कहते हैं। पॉलीक्लोनल तुम्हें बहुत कम मिलेंगे, न होने के बराबर, जिसमें से बहुत सारे सेल्स खराब होना शुरू हो जाएं। ये बहुत सारे सेलों का तो खेल ही नहीं है, खेल है सिर्फ एक सेल का, वो एपिथेलियम में कहीं पे भी कोई भी हो सकता है सेल।
तो जिसका दी एपिथेलियल सेल्स लाइक दिस आल्सो। अब यहाँ पर हम देखें, ये मैंने बताया कि एपिथेलियम अगर यहाँ है स्किन का तो स्किन, अगर ब्रेस्ट का हो गया एपिथेलियल ट्यूमर तो बोलेंगे कार्सिनोमा ब्रेस्ट, अगर यही प्रोस्टेट का हो गया तो कार्सिनोमा प्रोस्टेट, क्योंकि ग्लैंड्स है वहां पर। यही अगर स्टमक का हो गया, स्टमक का किसका, स्टमक के अंदर ग्लैंड्स का, एपिथेलियम का, तो तुम बोलोगे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। कोलोन का हो गया, किस चीज का होता होगा, जाहिर अंदर का, एपिथेलियम का, और एपिथेलियम का होगा तो वो जाहिर है ग्रो करेगा और ल्यूमन को भरने की कोशिश करेगा। क्या बोलोगे उसको, सार्कोमा, कार्सिनोमा, कोलोनिक कार्सिनोमा। सीए कोलोन, रेक्टम में हो गया सीए रेक्टम। ये किस चीज के ट्यूमर्स कह रहा हूं मैं, एपिथेलियम के, ये अंदर की तरफ आएंगे एपिथेलियम के ट्यूमर्स। तो दीज आर दी एपिथेलियल ट्यूमर्स, तो हम उनका नाम कार्सिनोमा, जिस आर्गन का होगा उसका कार्सिनोमा बोलेंगे उसको। जहां भी जाएंगे, स्टमक में जाएं, ड्यूडिनम में जाएं, इवन बहुत सारी चीज़ों में जाएं, जिस जगह पे जाएं, इवन आप देखें लाइक पेंक्रियाज में जाएं, आप इवन गॉल ब्लैडर में जाएं, उसके अंदर एपिथेलियम लगा हुआ है, यू कॉल इट एपिथेलियल ट्यूमर। इसका दी एडिनो, इसको कहेंगे कार्सिनोमा, इसका दी कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा इज एपिथेलियल ट्यूमर। लेकिन अगर इसके अलावा अगर कोई ट्यूमर हो जाए, कार्सिनोमा अब नाम नहीं डालेंगे, फिर सार्कोमा डालेंगे। कैसे, जो आर्गन, जैसे आर्गन वैसा नाम। जैसे यहां तुमने एक बेनाइन ट्यूमर देखा था ना, ऑस्टियोमा, यहां नाम डाल दोगे ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियो कार्सिनोमा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि वो एपिथेलियल ट्यूमर नहीं है। तो यहां नाम डाल देंगे क्या, ऑस्टियो सार्कोमा। अगर यहां है कांड्रोमा तो इधर डालोगे कांड्रोसार्कोमा। अगर यहां है लाइपोमा तो, अब सर ये जो ट्यूमर जो भी होते हैं, क्या ये सारे लाइपोमा होते हैं? अगर ग्रो करना ऐसे शुरू कर दें, एग्रेसिव ग्रोथ हो, तो शक पड़ेगा हमें कि ये तो कार्सिनोमा है। लेकिन क्या शक पड़ने से क्या ट्रीटमेंट शुरू करूंगा, या मैं बायोप्सी ले लूंगा फौरन? तो बायोप्सी ले लेंगे आप उसकी, तो बायोप्सी आप ले लेंगे। या जहां देखिए म्यूकोजा है, जैसे ओरल म्यूकोजा है, एपिथेलियम है, ट्यूमर हो जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, कार्सिनोमा। ओरल म्यूकोजम हो जाता है ना, ओरल कैंसर जिसको बोलते हैं, क्या होता है बेसिकली, ये कार्सिनोमा होता है। ये जैसे उमूमन मैनपुड़िया ये वो खाते हैं, ये उमूमन क्या होता है, देखें जहाँ पे अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्यूमर हो, स्वेलिंग हो, अल्सर भी हो सकता है। और जिसका अल्सरेटिव कार्सिनोमा, ये अल्सरेटिव कैंसर है, अल्सरेटिव कार्सिनोमा है। फिर क्या करते हैं, उस अल्सर के एजिस से टिश्यू ले लेते हैं, टिश्यू बायोप्सी। अब देखा डेंटल सर्जन के पास या जहाँ जाएँ सर्जन के पास, अल्सर देखेगा और पूछेगा कब से है, आदतें देखेगा, उसकी हिस्ट्री लेगा, उसको आइडिया हो जाएगा कि ये इस किस्म के अल्सर, तो ये तो कैंसर लग रहे हैं। ये एकदम से टिश्यू ले लेगा, टिश्यू भेजेगा और पता चलेगा कि इसको मेलिग्नेंसी है। और फिर मेलिग्नेंसी है तो फिर मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स जो हैं वो पूरा हिस्सा जो है निकाल लेते हैं इस तरीके से यहाँ पर। अंडरस्टैंड? तो हम उसको कहेंगे लैपोसार्कोमा। अगर ऐसा ही यहाँ पर लियोमायोमा है तो लियोमायोसार्कोमा, रेब्डोमायोमा है तो रेब्डोमायोसार्कोमा, अगर यहाँ न्यूरोमा है तो न्यूरोसार्कोमा, ऐसे ही मेनिंजियोमा है तो मेनिंजियोसार्कोमा। यहाँ सार्कोमा वर्ड डालेंगे तो ये कनेक्टिव टिश्यू के ट्यूमर्स हो जाएंगे अदर देन एपिथेलियम। ये बात आ गई समझ? ये इतना कुछ समझने के बावजूद कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो दरअसल उनके पीछे OMA आता है। जैसे अभी मैं 2-3 ट्यूमर्स के नाम लिख रहा हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस आर्गन का ट्यूमर है। क्या है ये? हेपेटोमा, जिसका आदि हेपेटोमा। दूसरा एक ट्यूमर है मेलानोमा। मेलानोमा ये जैसे आपके जिस्म पे होते हैं ना, मोल्स होते हैं ना ब्लैक के डार्क, ये ग्रो कर जाए इतना ब्लैक, तो ये मेलानोमा कहलाता है। ये मेलानोसाइट से निकला हुआ है मेलानोमा। इसके एंड में इसका सफिक्स क्या है? ओमा है। एक और ट्यूमर है सेमिनोमा, ये टेस्टिस का ट्यूमर है, ठीक है ना। एक और ट्यूमर है जिसको हम कहते हैं लिम्फोमा, ये लिम्फ नोड्स के ट्यूमर है, लिम्फोइड टिश्यू के ट्यूमर्स हैं। सब में ओमा ये लिखा हुआ है और मैंने भी इसको जानबूझ के यहाँ डाला हुआ है
तो ये जहां ओमा लिखा हुआ है ये ट्यूमर्स क्या होने चाहिए, क्या बेनाइन होने चाहिए, लेकिन ये ओमा होने के बावजूद यहां ये मैलिग्नेंट है, क्योंकि इनमें बेनाइन होते ही नहीं। तो ऐसा नहीं समझना कि almost always when the oma is at the back, oma is in the suffix and now it will be the benign tumor. No, at some areas, you will have oma in the end, you have the suffix oma, but they are malignant tumor. ये जो हेपेटोमा है ना, ये बेसिकली हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा है। ये इसको दूसरा नाम है क्या, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। इट इज एक्चुअली कार्सिनोमा, वी कॉल इट हेपेटोमा। हेपेटोमा हमेशा प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द लिवर को कहते हैं। ये नहीं वो जो गाल ब्लैडर से स्प्रेड होके यहाँ आया है, नहीं, इसको हेपेटोमा नहीं कहेंगे। हेपेटोमा कहेंगे प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द लिवर। जैसे ये है हेपेटोमा, जैसे यहाँ ये है मेलानोमा। क्या चीज़, वो जो मोल है ना आपका, ये मोल, ये बेनाइन है, ये मोल है, सबको होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये मोल अचानक अगर ब्लैकिश जो है वो इतना सा हो के ट्यूमर ये बाहर निकल आए, वो इतना ब्लैक सा डॉट, इतना ब्लैक सा मास हो जाए यहाँ पर, तो ये है मेलानोमा। ओमा होने के बावजूद ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ऐसा ही फिर यहाँ सेमिनोमा है, ये टेस्टिस का ट्यूमर है। ये टेस्टिस का ट्यूमर कोई भी मैलिग्नेंट, कोई भी बेनाइन नहीं होता। ये मोस्टली बेनाइन होते हैं, लेकिन ये सेमिनोमा इट इज एक्चुअली ट्यूमर विच इज कॉल्ड मैलिग्नेंट ट्यूमर। और लिम्फोमा तो आपको पता है, लिम्फोमा अगर ये ट्यूमर, अगर खुदा न खासा लिम्फ नोड इलाज हो जाए या कोई और लिम्फाइड टिश्यू में कोई मसला हो जाए, वो ट्यूमर बन जाए, तो ये कहलाएगा लिम्फोमा। फिर उसमें दो टाइप्स के लिम्फोमा होते हैं। हर किस्म के लिम्फोमा को कहते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। सवा एक के जो उनसे हट के होता है, जो उनसे मुख्तलिफ होता है, उसको कहते हैं हॉजकिन लिम्फोमा। ये सुने हुए होंगे आपने लफ्ज़ हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा एक टाइप का लिम्फोमा होता है जो हिस्टोपैथोलॉजिकली हम प्रूव करते हैं कि ये हॉजकिन लिम्फोमा है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट में सर्वाइवल 15-15 साल है। अगर आप उसने अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी तो रेडियोथेरेपी वगैरह से उसकी ट्रीटमेंट में सर्वाइवल 15 साल 16 साल भी है। उसको हॉजकिन लिम्फोमा कहते हैं। इसलिए आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है किस टाइप का लिम्फोमा है। और बाकी जितने भी लिम्फोमा होते हैं वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होते हैं, उनके सर्वाइवल अच्छे नहीं होते। तो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा एंड हॉजकिन लिम्फोमा ये यहाँ पर आपको जनरली आपको मिलेगा। तो ये जो 4 किस्म के जो ओमाज हैं, दे आर नॉट बेनाइन, दो द सफिक्स इज OMA, but you should not be confused, you should not be actually misguided by the suffix oma that they are benign. No, they are malignant. तो ये malignant tumors होते हैं like this also. तो कार्सिनोमास और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। तो जैसे ईसोफेगस में हो गया तो ये कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस, और दूसरे सार्कोमा में, सार्कोमा आप जहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रोथ जो हो रही है ना यहाँ पे, किसकी, बोन की, ऑस्टियोसार्कोमा। अब सार्कोमा और कार्सिनोमा के थोड़े से डिफरेंसेस देख लो, आपको अभी तक तो अंदाजा हो ही गया होगा। अब देखें यहां से अभी तक जितना आपने पढ़ा है इसमें अंदाजा आपको हो जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे ओरिजिन, कार्सिनोमा की ओरिजिन कहाँ से है, जबकि सार्कोमा की बाकी चीज़ों से, स्ट्रोमा से, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, बोन वगैरह। ये जो कार्सिनोमाज होते हैं ये उमूमन ओल्ड में ज़्यादा होते हैं। एपिथेलियल सेल्स जो इसका ट्यूमर होता है ये ओल्ड एज में आपके पास ज़्यादा आएंगे पेशेंट। सार्कोमा के पेशेंट उमूमन यंग एज में ज़्यादा आते हैं। वेस्कुलरिटी किस में ज़्यादा होनी चाहिए, सार्कोमा में कि कार्सिनोमा में? क्योंकि कार्सिनोमा एपिथेलियम में होता है, एपिथेलियम में वेस्कुलर होता है, इसलिए उसका ट्यूमर उमूमन लेस वेस्कुलर होगा। और सार्कोमा की तो है ही उस जगह पर जहाँ कनेक्टिव टिश्यू है, तो उधर तो ब्लड ही ब्लड है। रेट ऑफ ग्रोथ किस में ज़्यादा, ज़ाहिर है मोर रैपिड है इसमें लेस रैपिड है। इतना लेस रैपिड होता है कि बरसों तक भी इवन कभी कभी कार्सिनोमाज वहाँ मौजूद होते हैं, स्लोली ग्रो करते हैं। लेकिन सार्कोमा एक दफ़ा हो गया तो मामला फिर 6 महीने का भी नहीं। कट सेक्शन जब देखोगे, काटोगे, तो हेमरेज किस में ज़्यादा नज़र आएगी, ब्लड का फील्ड किस में ज़्यादा नज़र आएगा, सार्कोमा में। स्प्रेड जो है वो अर्ली स्प्रेड किसकी, ब्लड में, क्योंकि स्प्रेड होती है 2 टाइप की मेनली। एक है तो ये वाया ब्लड हेमेटोजेनस स्प्रेड, एक होती है वाया लिम्फेटिक्स लिम्फोजिनस।
तो कार्सिनोमा कहाँ ग्रो करता है, कहाँ स्प्रेड ज़्यादा करता है अर्ली? किसमें? ब्लड में कि लिम्फ में? लिम्फ में, क्योंकि वहाँ ब्लड होता नहीं है, जबकि सार्कोमा ब्लड में ज़्यादा होता है। प्रोग्नोसिस किसकी अच्छी है? प्रोग्नोसिस सार्कोमा जल्दी आसानी से ट्रीट होता है कि कार्सिनोमा आसानी से ट्रीट होगा? कौन? सार्कोमा आसानी से ट्रीट होगा। सार्कोमा वाला पेशेंट आपके पास आएगा तो पहले से ही आधा एक्सपायर तो होगा वो, तो वो प्रोग्नोसिस जो है इज लेस वर्स, इज बेटर प्रोग्नोसिस इन कार्सिनोमा एज कंपेयर टू सार्कोमा। है अच्छी उसकी भी नहीं, लेकिन दोनों में कंपेयर करोगे तो कार्सिनोमा की कुछ बेहतर है। और माइक्रोस्कोपिकली आपको यहाँ सेल्स नजर आएंगे, माइक्रोस्कोपिकली आगे चल के दिखाते हैं आपको। तो हमने यहाँ पर देखा कि ट्यूमर्स जो हैं एपिथेलियम, जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेजल सेल कार्सिनोमा, ये कार्सिनोमाज है, कार्सिनोमाज जो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, इनमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि आपको प्रोस्टेट में क्या होगा? कार्सिनोमा। क्यों? क्योंकि उसके ग्लैंड के अंदर मसला है। ग्लैंड कहाँ से आता है? एपिथेलियम से। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये फिर शक्ल हो सकती है ग्लैंड जैसा हो जाए, एडिनो कार्सिनोमा शेप उसकी हो सकती है यहाँ पर, और अल्सर हो जाए और उसकी मार्जिन से कैंसर में कन्वर्ट हो जाएं तो ये अल्सरेटिव कार्सिनोमा। ये डिपेंड करता है, लेकिन बहरहाल हैं दोनों ही कैंसर्स। ज़रूरी नहीं है कि स्वेलिंग हो और ट्यूमर की शक्ल ले ले तो फिर डरें आप, अल्सर भी कैंसर हो जाए, नासूर जिसको बोलते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में देखा ऑस्टियोसार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, और सारे जितने भी आपने देखे, फाइब्रोसार्कोमा, लाइपोसार्कोमा, रेब्डोमायोसार्कोमा, स्केलेटल मसल के अंदर ट्यूमर बाइसेप्स में देख रहे हो यहाँ पर, और ये है लियोमायोसार्कोमा, ये लियोमायोसार्कोमा। लेकिन अगर इसका बेनाइन ट्यूमर हो ना अगर, तो फिर उसको कहेंगे क्या? लियोमायोमा। क्या कहते हैं? लियोमायोमा। है स्मूथ मसल का ट्यूमर लियोमायोमा। ये यूट्रस का लियोमायोमा बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, सुना होगा आपने नाम फेब्रॉयड, यूट्रस का फेब्रॉयड। फेब्रॉयड जो है आपसे नहीं, वो तो लियोमायोमा है, फिर हम फेब्रॉयड क्यों कहते हैं उसको? ये फाइब्रोमा तो नहीं है। एक्चुअली लियोमायोमा है मसल का ट्यूमर। कौन सा मसल? मायोमीट्रियम, स्मूथ मसल। तो वो क्या होना चाहिए? हार्ड के सॉफ्ट? सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन वो है हार्ड इत्तेफाक से। हार्ड इत्तेफाक से वो है, हमें शक होता है कि ये मसल का नहीं, ये इसमें फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा है। क्या है इसमें? तो फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा है। एक्चुअली निकाल के जब देखा तो ये ओरिजिन दरअसल लिए उसने कहाँ से? उसके पेरेन्काइमा में ओरिजिन कहाँ से लिए? मसल से। लेकिन उसमें स्ट्रोमा में फाइब्रस टिश्यू बहुत ज़्यादा है। वो फाइब्रस टिश्यू जो बहुत ज़्यादा है तो हमें शक होता है कि ये फाइब्रस टिश्यू का ट्यूमर है, हालांकि ये फाइब्रस टिश्यू का ट्यूमर नहीं है। है किसका? स्मूथ मसल का। इसलिए हम क्लिनिकली उसको हार्ड होने की वजह से कहते हैं फाइब्रॉयड, लेकिन वो फाइब्रोमा नहीं है, ये है लियोमायोमा, इसको हम फेब्रॉयड कहते हैं। ये फेब्रॉयड कभी भी इतने बड़े हो जाते हैं और अगर ल्यूमन के करीब हो गए तो ये ऐसे ल्यूमन को ब्लॉक करते हैं, और इतने हो जाते हैं कभी कभी कि लटक जाते हैं, एक तरह से हैंगिंग हो जाते हैं, पोलिप बन जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर होता है, फिर इसको रिमूव करना पड़ता है। लेकिन अगर ये वाल में हो और दूर हो यहाँ से, ये देखो बहुत करीब है तो ऊपर से एपिथेलियम को कभी शेड कर देगा, मेंसेस ज़्यादा आ जाएंगे, कुछ इस किस्म के मसले हो जाएंगे, तो फिर इसको ट्रीट करना ज़रूरी है, निकाल लेते हैं इसको। और ये एक भी नहीं होता है, ये फेब्रॉयड लेडीज़ में मल्टीपल भी होते हैं, लेकिन अक्सर फेब्रॉयड मौजूद होते हैं, कोई सिम्टम्स नहीं करते तो उसकी इलाज करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बहुत करीब हैं तो फिर इम्प्लांटेशन में और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में मसले, एबॉर्शन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर ये फेब्रॉयड को वहाँ से रिमूव करना पड़ता है। और रिमूव कर दें, एक दफ़ा रिमूव कर दें, बेनाइन ट्यूमर है दोबारा वहाँ नहीं होगा। वहाँ पर मल्टीपल हैं तो जो ख़राब है, जो नुकसान पहुँचा रहा है, उसको रिमूव कर दें बस। नर्वस ट्यूमर है, न्यूरोसार्कोमा और मेनिंजोसार्कोमा, हेमिंजियोसार्कोमा, लिम्फेंजियोसार्कोमा, ये सारी जितने भी आपने यहाँ पे देखे। लेकिन मैंने बताया कि कुछ ओमाज ऐसे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कैंसर को आप कार्सिनोमा या सार्कोमा कहें। ब्लड के कैंसर को ऐसा नहीं बोलते हैं, हम उसको ल्यूकीमिया बोल देते हैं, या इवन आरबीसी के ट्यूमर्स होते हैं उसको हम पॉलीसाइथीमिया हम नाम डाल देते हैं। तो इस एक्चुअली समटाइम्स द नेम्स कैन बी डिफरेंट आल्सो। एक आध नाम है ऐसा है जिसमें कार्सिनोमा, सार्कोमा वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, हालांकि कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड भी, लेकिन उसको यहाँ पर हम ल्यूकीमिया कहते हैं अकॉर्डिंग टू द सेल दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व। लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, माइलॉइड ल्यूकीमिया, और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ लिम्फोमास बोलते हैं। आप देखिए ये एक वर्ड है मीजोथीलियोमा। मीजोथीलियोमा बेसिकली वर्ड इस्तेमाल होता है कब?
ये भी एक ओमा है जो बेनाइन नहीं है। आपने देखो सुना होगा जब आप लंग में गए थे तो लंग को सराउंड कर रही थी एक एपिथेलियल सिंगल एपिथेलियम का लेयर था, नाम था उसका प्लूरा। याद है नहीं है? प्लूरा एक था विसरल प्लूरा, एक था पैराइटल प्लूरा, और बीच में थी स्पेस जिसका नाम था प्लूरल स्पेस, जिसमें था प्लूरल फ्लूइड। नॉर्मली 10 से 15 ml फ्लूइड, लेकिन उसमें अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ जाए तो प्लूरल फ्यूजन। तो वो जो थिन फ्लूइड, जो थिन मेम्ब्रेन है जो लिवर जो आपके लंग को सराउंड कर रही है, उसको प्लूरा कहते हैं। प्लूरा में अगर खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर हो जाए, प्लूरा का ट्यूमर, तो उसको कहते हैं मीजोथीलियोमा ऑफ प्लूरा। सीधा सीधा बोलते हैं मीजोथीलियोमा, जिसका आदि मीजोथीलियोमा। ओमा है वर्ड, लेकिन क्या बेनाइन है, क्या मेलिग्नेंट है? बेनाइन है कि मेलिग्नेंट है ये? तो इसे मीजोथीलियोमा आप देख रहे हैं यहाँ से, ये मीजोथीलियोमा। ये मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी मदर शी डाइड ऑफ मीजोथीलियोमा, डायग्नोस हुई थी मीजोथीलियोमा ऑफ प्लूरा। मेलानोमा आपने देख लिया, मैंने बताया आपको मेलानोमा ओमा है लेकिन इट इज मेलिग्नेंट। सेमिनोमा टेस्टिस का ट्यूमर है बट इज मेलिग्नेंट। ये वन ऑफ वेरी रेयर ट्यूमर्स है सेमिनोमा, जो रेडियो सेंसिटिव है। ये रेडियोथेरेपी से ट्रीट हो जाता है, सर्वाइवल इसका बहुत अच्छा है। अगर इसको बहुत अर्ली डायग्नोस किया जाए और इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाए तो इट इज़ हाईली रेडियो सेंसिटिव, रेडियोथेरेपी से ऑलमोस्ट क्योर हो जाता है। ये वेरी रेयरेस्ट ट्यूमर है, एक आदि ऐसे हैं जिनको क्योर किया जा सकता है। वन ऑफ देम इज सेमिनोमा बट इट इज मैलिग्नेंट। अब देखिए यहाँ से कुछ ट्यूमर्स ऐसे हैं, आपको बताया था ना, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स यूजुअली दे मेटास्टेसाइज होते हैं कि नहीं? बेनाइन दे नेवर मेटास्टेसाइज। डेंजरस कौन है? जाहिर है मैलिग्नेंट। कभी कभी बेनाइन मैलिग्नेंट से ज्यादा डेंजरस हो सकता है। क्यों? हाँ, वो कह रहा था, वो कहने चाह रहे थे कि क्योंकि सर वो बेनाइन मेटास्टेसाइज हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। तो फिर डेंजरस क्यों हो सकता है? क्योंकि वो ऐसी जगह पर होता है जो बड़ी वाइटल होती हैं, जैसे क्लोज कैविटीज, जैसे ब्रेन, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर, हालांकि बेनाइन। दूसरी जगह पर इवन स्किन का मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया ना, तो वो स्किन के मैलिग्नेंट ट्यूमर, ब्रोंकाई के मैलिग्नेंट ट्यूमर के साथ लोग 4 साल 5 साल ट्रीटमेंट के साथ चल जाते हैं। ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, हालांकि बेनाइन है, एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। वो एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के इफेक्ट की वजह से और उसके प्रेशर की वजह से पेशेंट जल्दी डेथ हो जाती है। तो जो क्लोज कैविटीज के अंदर वाइटल ऑर्गन्स को जब अफेक्ट करने वाले ट्यूमर्स होंगे, चाहे वो बेनाइन ही क्यों ना हो, वो ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। इवन मैलिग्नेंसी से इफेक्ट उसका ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो किस जगह पर? खास तौर पे जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की क्लोज कैविटीज के अंदर, ब्रेन के करीब, इस किस्म की चीजें यहाँ पर मौजूद मिलेंगे आपको। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक दिस आल्सो। तो यहाँ पर ये ट्यूमर्स, इसका नोमेनक्लेचर, बेनाइन, मैलिग्नेंट, इनके डिफरेंसेस, ये ग्रोथ, ये न्यूप्लेजिया है क्या, ये सारी चीज़ें अब इनके आगे से कल की क्लास में हम इसका वो पोर्शंस करेंगे जहाँ हम इसको देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिकली हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, इसकी ग्रेडिंग कैसे होती है, इसकी स्टेजिंग कैसे होती है, मेटास्टेसाइज ये कैसे होते हैं, ये क्या लेबोरेटरी डायग्नोसिस अवेलेबल हैं जिससे तुम ट्यूमर को डायग्नोस करते हो, और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती हैं। मेलिग्नेंसी जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम फील्ड देखते हैं स्टेन करके, क्या ऐसा नज़र आता है जिसमें से हमें अंदाज़ा होता है कि ये मेलिग्नेंट सेल है, क्या ऐसी शेप होती है सेल्स की, तो सेल में क्या चेंज आ जाए तो हम कहेंगे ये मेलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है सेल। ये हम कल देखेंगे, और साथ में हम इसको देखेंगे कि ये लेबोरेटरी में हम किस तरीके से डायग्नोस करते हैं, स्टेजिंग क्या होती है, ग्रेडिंग क्या होती है, ये कैसे डॉक्टर बोल देते हैं ये 4 महीने का मेहमान है, 3 महीने का है, फलां है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी, किसको हम कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी किसको, सर्जिकली किसको हम रिमूव करें, क्या करें, किस तरीके से होगा, इसका क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो ओवरऑल आपको एक जनरल एक व्यू आपको मिलना चाहिए कि ये न्यूप्लेजिया ये हैं क्या दरअसल। तो ये हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे।